क्लास 10th हिंदी गोधली भाग दूसरा, जिसमें हम चैप्टर नंबर है पहला श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर के लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ और इन्हें भारतीय संविधान के जनक माना जाता है। सारे अभ्यास के प्रश्न। तो इस चैप्टर में जो श्रम विभाजन है और जाति प्रथा है, यानी जाति प्रथा के कारण उनका श्रम विभाजन हो गया है और श्रम विभाजन के कारण श्रमिक का भी विभाजन हो गया है। ये भारतीय समाज में उसकी ये विशेषता ये बताते हैं कि भारतीय समाज में कैसे जाति प्रथा है और उस जाति प्रथा के कारण श्रम का विभाजन लोग करते हैं। तो पहला सवाल देखिए क्या है पाठ के साथ। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? विडंबना का क्या मतलब होता है? देखिए, विडंबना का मतलब होता है अपेक्षा या आशा के विपरीत परिणाम होना। जो रिजल्ट होता है आपकी अपेक्षा और आशा के विपरीत होता है, यानी जो होना चाहिए उससे बिल्कुल अपोजिट होता है, तो उसको बोलते हैं विडंबना। ठीक है, जो उपहास का ये कारण बन जाता है। तो लेखक जो भीमराव अंबेडकर जी किस विडंबना की बात करते हैं और उस विडंबना का स्वरूप क्या है? देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, क्या विडंबना की बात करते हैं कि आज के आधुनिक युग में 21वीं सदी में भी, ठीक है, जहां समाज काफ़ी पढ़ा लिखा है और इस युग में भी जो जाति के मानने वाले लोग हैं, जाति को बढ़ाने वाले लोग हैं, तो उनकी कमी नहीं है। यही उनकी विडंबना की बात करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे। लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है, यानी ये नॉर्मल नहीं है, अच्छा नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, समझ में आया आपको इसका आंसर? देखिए, एक लोग होते हैं जो जाति प्रथा को बढ़ाते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं, तो वो हो गए जातिवाद के पोषक। और एक लोग होते हैं जो जाति प्रथा जातिवाद को विरोध करते हैं। ठीक है, जात पात को उतना नहीं मानते, तो वो तो विरोधी हो गए। लेकिन जाति प्रथा को बढ़ाने वाले लोग बोलते हैं पोषक। तो आज के समय में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप ऐसा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ, यानी जिनकी जाति है उसी के आधार पर काम मिले। जैसे कोई मोची है, ठीक है, कोई निम्न जात का है, तो वो जूते सीने का काम करेगा, तो उसके काम से भी उसका विभाजन लोग कर देते हैं कि ये छोटा काम करता है तो ये छोटा लोग हो गए, ये बड़े काम करते हैं तो ये बड़े लोग हो गए। ठीक है, तो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है भारतीय समाज में, जो अस्वाभाविक है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका अगला सवाल हमारा है जातिवाद के पोषक, यानी जो जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग, उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, क्या वो बातें करते हैं, वही बताना है। जो जातिवाद के समर्थक हैं वो तर्क देते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। ठीक है, और श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है कौन सा, जाति प्रथा, ये मानते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। वे कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसे कोई बुराई नहीं है। यानी उनका मानना है जो जाति पात को बढ़ाते हैं, ठीक है, उनका ये मत है, ओपिनियन है। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा है तीसरा, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर जो तर्क देते हैं, लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? लेखक भीमराव अंबेडकर जी क्या आपत्तियां व्यक्त करते हैं? देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, तर्क के संबंध में पहली आपत्तिजनक ये है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन ये रूप ले रखा है, ये पहली हो गई। दूसरी, श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था, श्रमिकों के जो विभाजन है वो अस्वाभाविक नहीं है, यानी वो अच्छा नहीं है, इसे अच्छा नहीं माना जाएगा। देखिए इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, वही चीज़, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क में लेखक की आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करता है, यानी जो छोटा काम करेगा
वो छोटा लोग होंगे, जो बड़े काम करेंगे वो बड़े लोग हो जाएंगे। काम से लोगों का भी विभाजन हो जाता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, लेकिन आप देखेंगे कि किसी भी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन तो ये सही नहीं होता। ठीक है, यही आपत्ति व्यक्त करते हैं भीमराव अंबेडकर जी। देखिए अगला सवाल है चौथा, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। देखिए इसका आंसर काफ़ी सरल है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती। जाति के आधार पर श्रम का विभाजन कैसे? क्योंकि कोई व्यक्ति है, अगर वो देखिए बाल काटने का अच्छा उसके पास हुनर है, लेकिन वो जाति से नाई नहीं है, जो बाल काटने की जाति होती है वो नहीं है, तो वो कैसे काट पाएगा? समाज में नहीं होगा, नहीं काट पाएगा, तो उसका हुनर तो ख़त्म हो गया। मान लीजिए कोई अच्छा मिठाई बनाता है, लेकिन वो मिठाई बनाने वाले के जात से वो नहीं है, तो मिठाई कैसे बनाएगा? ठीक है, वो मिठाई ना बनाकर कोई दूसरा काम करेगा तो उस काम में उसका तो मन लगेगा नहीं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए जाति प्रथा को यदि विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, ये व्यवस्था पर आधारित है, बल्कि माता के गर्भ से ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, यानी जात से उसके जो व्यवस्था, ठीक है, अरुचिपूर्ण होने के साथ साथ गरीबी और आक्रमणता को बढ़ाने का कार्य करता है। आक्रमणता मतलब कोई जो काम नहीं करता है बिना काम का, जो विश्व में किसी भी समाज में नहीं ये पाया जाता है, सिर्फ भारतीय समाज में ऐसा देखने को मिलता है। जात पात करना और उसके आधार पे काम को बांट देना और उसके आधार पे लोगों को बांट देना। ठीक है, ये पूरा आपका आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। 5 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। बिल्कुल सही बात है, जाति के चक्कर में लोग पढ़ के ना कोई व्यवसाय कर पाते हैं श्रम के कारण। ठीक है, वो लाज झिझक के कारण, क्योंकि उनकी जाति नहीं होती, हालांकि वो उस चीज़ के बारे में जानते हैं, हुनर है, लेकिन उस जात से रिलेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो काम नहीं करते हैं, तो वो बेरोजगार बैठे रह जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, हिंदू धर्म में जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, यानी उसके बाप दादा ने वो काम ना किया हो, अगर किया हो तभी वो कर पाएगा। ठीक है, भले वो उसमें परंपरागत यानी भले उसमें वो निपुणता हासिल कर लिया हो, प्रतिभा हासिल कर लिया हो, कितना भी अच्छा करता हो, लेकिन जब तक उसके बाप दादा ये काम ना किए हो तब वो काम नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे तो बेरोजगारी ही उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, इसका आंसर हम ऐसे करेंगे काफ़ी अच्छे से। भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देता जो उसके पूर्वजों ने नहीं किया हो, अर्थात लोग जाति प्रथा के कारण अपने पूर्वज का कार्य चुनते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी, अरुचि और कुशलता के अनुसार कार्य न मिलने से बेरोजगारी को और बढ़ाता है ये, और कार्य की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। मन मुताबिक काम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा व्यक्ति? काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा, तो कार्य की गुणवत्ता तो कमी हो जाएगी, जैसे तैसे वो काम करेगा तो। ठीक है, क्योंकि उसमें रुचि नहीं है उसकी, जो जाति प्रथा के ये कारण ही होता है। ठीक है, यूँ कहें कि बेरोजगारी ये बढ़ाने का कार्य करती है। देखिए 6 नंबर सवाल है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थापूर्ण करते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रखा, यानी देखिए यहाँ पे वही बात की गई है। ठीक है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के कारण क्या होता है? अरुचि होती है, और ये फिक्स कर दिया जाता है कि तुम इस जात से हो तो यही काम करोगे, दूसरा काम नहीं चुन पाओगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये सारे हो जाते हैं। ठीक, दुर्भावना से ग्रस्त होता है व्यक्ति, टालू काम करने से काम कम करने के लिए प्रेरित होता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता है ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से तक आपको कर लेना है, ये पूरा आपका आंसर हो गया।
7 नंबर सवाल है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। देखिए यहाँ पे आर्थिक पहलू में जाति प्रथा हानिकारक है, यानी यही इसके पहलू हो गए। इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, जाति प्रथा को लेखक ने सामाजिक, व्यक्तिगत, आर्थिक और रचनात्मक और व्यावसायिक पहलू में भी हानिकारक रूप से दिखाया है। सामाजिक रूप से यह व्यक्ति की रुचि और क्षमता को अवहेलना करता है, यानी उसकी क्षमता को नहीं सुनता, इग्नोर करता है। आर्थिक रूप से यह पूर्व निर्धारित व्यावसायिक पेशे में व्यक्ति को जीने मरने के लिए बांध देता है, उसको इन्वॉल्व कर देता है कि आप यही काम करेंगे जीवन भर। ठीक है, तो एवं गरीबी एवं बेकारी को ये जन्म देती है। इसका आंसर हो गया। देखिए 8 नंबर सवाल है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। देखिए लेखक भीमराव अंबेडकर जी ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए कौन सी विशेषता माना है, हम यहाँ से करेंगे, किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। यानी कोई भी समाज में अगर विकास की बात होती है, ठीक है, तो इनमें से निम्न वर्ग के वाले व्यक्ति से जो उच्च वर्ग वाले व्यक्ति हैं, यानी छोटे से बड़े तक सब में संचालित होनी चाहिए। सब में सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए, सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलने चाहिए, सबका विकास, यानी सबकी बातें सुनी जानी चाहिए। ठीक है, सबका मत और सबका जो विचार है वो बराबर उनको क्या करना चाहिए, सुनी जानी चाहिए। ठीक है, ये पूरा आपको लिख लेना है यहाँ तक। इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, भाषा की बात वाले सवाल हम हल करेंगे। पाठ से संयुक्त, सरल और मिश्र वाक्य चुनें। देखिए ये वाक्य हम चुनेंगे तीनों प्रकार के, लेकिन इससे पहले आपको ये समझ लेना है कि संयुक्त, सरल और मिश्र वाक्य बोलते किसे हैं, किसे कहते हैं इसे। देखिए यहाँ पे गौर फरमाइए, भाषा की बात पहले आप समझ लीजिए कि सरल वाक्य किसे बोलते हैं। जिस वाक्य में केवल एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, बच्चे मैदान में खेलते हैं, यहाँ पे एक ही क्रिया है, खेलना। राम आम खाता है, राम बाजार जाता है, तुम किताब पढ़ते हो, इसमें सब एक ही क्रिया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सरल वाक्य। इसमें दो वाक्य है नहीं। संयुक्त वाक्य में देखिए क्या है, जहाँ दो या दो से अधिक वाक्य किसी शब्द से जोड़ा जाए। ठीक है, किसी शब्द से जोड़ा जाए, जैसे वह विद्यालय गया और देखिए इससे जोड़ दिया गया है, और पढ़ाई किया। वो बाजार गया और सामान खरीदा। इसके बाद मिश्र वाक्य में देखिए, जब वाक्य कई वाक्य से जुड़ जाते हैं मिश्र वाक्य बोलते हैं। चलिए अब चुनते हैं। देखिए सबसे पहले हम ढूंढेंगे सरल वाक्य को। कहाँ है सरल वाक्य इसमें, आइए ढूंढते हैं। यहाँ पे आप गौर कीजिएंगे, पहला होगा ये सरल वाक्य, मैं समस्या के एक रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। काफ़ी सरल वाक्य है, इसमें एक क्रिया है। अब इसके बाद संयुक्त वाक्य देखिए हम यहाँ से करेंगे, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि इनमें से कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता, तथा ऐसे ये जोड़ दिया गया है। ठीक है, दो वाक्य हो गए। अब इसके बाद देखिए मिश्र वाक्य हम यहाँ पे देख लेंगे। तो मिश्र वाक्य में हम ऐसे इसको भी ले सकते हैं, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ये संयुक्त वाक्य हो गए। ठीक है, इसमें कई सारे वाक्य जुट गए हैं, या आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक। इसके बाद देखिए दूसरा विलोम शब्द हमें चुनना है, यानी उल्टा विपरार्थक। तो देखिए इसका हम चयन करेंगे। सभ्य का हो जाएगा असभ्य, विभाजन का संयुक्त, निश्चय का अनिश्चय, ऊंच का नीचा, स्वतंत्र का परितंत्र यानी गुलामी, दोष का निर्दोष, सजग लापरवाह, रक्षा का नष्ट करना, पूर्व निर्धारण पाश्य निर्धारण, पहले से निर्धारित करना बाद में निर्धारित करना, या अनिश्चितता। ठीक है, अनिश्चित। इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे, पाठ से विशेषण चुनें और उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करें। चलिए चुनते हैं विशेषण। सभ्य, तो किसी भी सभ्य समाज में जाति प्रथा अच्छी नहीं है। गरीबी, ठीक है, भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है। कुशलता, कार्य कुशलता के लिए हमें मेहनत करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अब उसके बाद देखिए पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पे चयन करना है। दूषित का हो जाएगा
गंदा भी बोलते हैं, श्रमिक को हम मजदूर भी बोलते हैं। पेशा का व्यवसाय या व्यापार, अकस्मात यानी अचानक, अनुमति की आज्ञा, अवसर का वक्त यानी समय, परिवर्तन का बदलाव, सम्मान का आदर या सम्मान। ठीक, तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।